नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप मोदी सरकार की जेल फैक्ट्री के बारे में जानते हैं, जिसमें विपक्ष के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के अलावा प्रोफेसर, रिसर्चर, वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 6-6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और फिर कई साल तक जेल में उन्हें सड़ाने के बाद सबूतों के न मिलने के आधार पर जमानत दे दी जाती है। इस फैक्ट्री में डाले गए लोगों में से कोई जेल में ही मर गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी का शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया, किसी के जीवन के कई साल बर्बाद हो गए। सभी के परिजनों ने जो मानसिक यातना झेली, आर्थिक प्रताड़ना झेली, वो अलग है। जब भी इस जेल फैक्ट्री में किसी को डाला जाता है, गोदी मीडिया के एंकर लगाकर इन्हें जनता की अदालत में अपराधी साबित कर दिया जाता है। आपसे बार बार कहा जाता है कि अदालत पर भरोसा कीजिए, निर्दोष हैं तो जांच एजेंसियों का सामना कीजिए, लेकिन अब कई मामलों में यह साबित हो चुका है कि बात भरोसा करने की नहीं है, बात है उसकी नीयत की, जो सरकार के आलोचक लोगों को गंभीर से गंभीर धाराओं में कई साल के लिए जेल में बंद कर देते हैं। इन तस्वीरों को आपने हमारे कार्यक्रमों में कई बार देखा होगा। भीमा कोरेगांव केस प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के नाम पर इतनी जिंदगियों को तबाह करने वाला केस बन गया है। इस केस के बारे में कैसे जाना जाए और कैसे बताया जाए। जिस तरह से जीएन साई बाबा के बाद शोमा सेन को 6 साल तक जेल में रहने के बाद अब जाकर जमानत मिली है, उससे तो यही लगता है कि केस पलट देना चाहिए और जांच एजेंसियों पर ही इन लोगों की जिंदगी तबाह करने का मुकदमा चला देना चाहिए। मगर कोर्ट ने आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई के आदेश नहीं दिए। इसलिए जमानत देते वक्त अदालत की सख्त टिप्पणियों का इन जांच एजेंसियों पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। उनके लिए अदालत की फटकार सुनना रूटीन का काम हो गया है। भीमा कोरेगांव कोई मामूली मामला नहीं। इस केस में बंद 80 साल के स्टैन स्वामी जेल में ही मर गए। जीएन साई बाबा 90% विकलांग थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी नौकरी चली गई और शरीर की क्षमता और कमजोर हो गई। सुधा भारद्वाज से लेकर आनंद तेलतुंबडे और उनके परिवार के लोगों को कितना कुछ भुगतना पड़ा। अगर आप इन कहानियों को समेट कर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आतंक का एक राज किस तरह से खड़ा कर दिया गया है। पूरा का पूरा मैदान बोलने वालों और सवाल करने वालों से खाली कर दिया गया है और जो लोग इस तमाशे को देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, दरअसल वो भी इस जेल फैक्ट्री के डर से गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। एक बार आप इस किताब को पढ़ जाइए। अल्पा शाह की किताब भीमा कोरेगांव केस के एक एक डिटेल को रिकॉर्ड करती है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी सरकार को चाहते हो, मगर इस किताब को पढ़ने के बाद चाहने का सारा भूत उतर जाएगा। अगर इस तरह से जांच एजेंसियां प्रोफेसर, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रेत के नाम पर पकड़ती रहीं, तो एक दिन आप इनकी हालत से डरते डरते सूख कर कांटा हो जाएंगे। हो भी गए हैं। इसीलिए इतनी नाइंसाफियां देखने के बाद भी आपके मुंह से आवाज नहीं फूट रही। धर्म का नाम लेकर आप अपने इस डर को छिपा रहे हैं। अल्पा शाह की यह किताब हार्पर कॉलिंस से आई है, 699 रुपए की है। यह किताब आपको बता देगी कि कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर इतनी सारी जिंदगियों को तबाह कर दिया गया। कबीर कला मंच के दलित कलाकार, कवि, रंगकर्मियों को भी इस केस में बंद किया गया है। ज्योति जगताप, सुधीर धावले, गौतम नवलखा, वरवरा राव, हनी बाबू, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, वर्नन गोंजाल्वेस, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत को इस केस में बंद किया गया है। जेएनयू कांड के बाद भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करने का प्रयोग इसी केस से शुरू होता है। किताब का टाइटल भी यही कहता है, भीमा कोरेगांव केस और भारत में लोकतंत्र की खोज। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में 6 साल से जेल में बंद नागपुर यूनिवर्सिटी की अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत देते हुए जो कहा है, उससे एक बार फिर यह पूरा केस केंद्र की साजिश की तरह ही सामने घूमने लगता है। एक दिन जब सरकार को जेल भेजने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो वह अपने समर्थकों और चुप रहने वाले लोगों को उठाकर जेल भेजेगी, ताकि बाकी बचे लोग इसी तरह थर थर कांपते रहें और चुप हो जाएं।
यह सच भी है, आज विपक्ष से ज्यादा समर्थक ही जेल के नाम से डर गए हैं। इतना बताना जरूरी था, वरना आपको लगता ही नहीं कि प्रोफेसर शोमा सेन की जमानत का आदेश इतना महत्वपूर्ण है। हम ये वीडियो बिल्कुल शोमा सेन और जीएन साईं बाबा के लिए नहीं बना रहे, आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आप समझ जाइए। अगर कोई आपके ईमेल में घुस जाए, आपकी तरफ से किसी को जवाब देने लगे, सबूत तैयार कर दे और एक ट्रेल बन जाए कि आप किसी अपराधी या आतंकवादी से बात कर रहे हैं, और फिर अगली दिन आप हमेशा के लिए जेल में ठेल दिए जाएं, यह बहुत आसान है। तब तो आपके हाथ में कंठी माला सुनकर धरी की धरी रह जाएगी, आप भी दबोच कर जेल में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ के पास हरकिशन सिंह सुरजीत भवन है। यहां पर भी भीमा कोरेगांव केस की तरह न्यूज क्लिक केस में 6 महीने से जेल में बंद प्रबीर पुरकायस्थ के लिए आवाज उठाई जा रही है। उनके प्रति समर्थन जताने के लिए नसीरुद्दीन शाह, पी साईनाथ, रत्ना पाठक शाह, डॉक्टर रघुनंदन, हर्ष मंदर, प्रोफेसर प्रभात पटनायक, एन राम, मल्लिका साराभाई, सीताराम येचुरी, गोपाल राय, वृंदा करात और प्रोफेसर सुचेता डे यहाँ मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा दूसरों के नागरिक अधिकारों की रक्षा में जुटते रहे हैं। भीमा कोरेगांव केस में जब एक एक कर प्रोफेसर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता धरे जा रहे थे, तब प्रोफेसर रोमिला थापर, लेखिका अरुंधति रॉय, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, प्रताप भानु मेहता, आनंद पटवर्धन जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। गोदी मीडिया के लिए इन लोगों का जमा होना भले कोई खबर नहीं, लेकिन उस गोदी मीडिया के लिए तो आप जनता भी खबर नहीं है। कोई कवर नहीं करेगा तो इसका मतलब नहीं कि लोग आवाज नहीं उठाएंगे। न्यूज क्लिक एक अच्छी खासी न्यूज संस्था थी, लेकिन कथित रूप से चीन से फंडिंग लेने के आरोप में छापा पड़ा और यह संस्था तबाह कर दी गई। इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ अक्टूबर महीने से जेल में हैं। इस केस का पैटर्न भी दिल्ली शराब घोटाले से मिलता जुलता है। इसमें भी एक करीबी को सरकारी गवाह बना लिया गया। प्रबीर पुरकायस्थ वो शख्स हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, उस समय भी जेल गए। The question arises, if a person can be put in jail for 6 years without any prima facie evidence of the person being associated with any terrorist act or any terrorist group, then who is answerable for it? We are now in a situation where anybody can be put in jail without any evidence whatsoever. As a matter of fact, the NIA put up a case before the Supreme Court on Shoma Sen's bail, saying that bail is not a right, which of course the Supreme Court turned down. But we are now in a position where the argument is that a person can be put in jail without any evidence, but asking for bail is not a right. It is a complete inversion of what one would imagine is a fundamental right guaranteed under the Constitution. Now, this is the kind of inversion which you also find in the case of Probir. I should say a little bit about the background. Plenty of searches, as we just heard, were made in Probir's office, his home, and so on for incriminating evidence without any being found. इससे पहले कि गोदी मीडिया के एंकर आपको लेक्चर दें, जिस तरह से संजय सिंह के केस में दे रहे थे कि अदालत पर भरोसा कीजिए, जांच एजेंसियां जो कह रही हैं वही सही हैं, आप जज नहीं हैं, उन सबको याद रखना चाहिए कि संजय सिंह के केस में 6 महीने तक जेल में रखने के बाद भी कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। किसने संजय को दिया, संजय ने पैसा किससे लिया, इसका कोई सबूत नहीं। होता तो जिस मामले में 2 साल से जांच चल रही है, ईडी सबूत पेश कर देती। ठीक यही होता लग रहा है 6 साल से जेल में बंद दलित प्रोफेसर शोमा सेन के केस में। 6 साल तक इस बेहतरीन प्रोफेसर को जेल में बंद रखा गया। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने शोमा सेन को जमानत देते हुए कहा कि शोमा सेन पर लगाए गए आरोपों में यूएपीए के अपराध दिखाई नहीं देते हैं। इसका भी कोई आरोप नहीं कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया था। शुरुआती एफआईआर में उनका नाम भी नहीं था। शोमा सेन ने प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि नहीं की है। न ही इस आरोप को पुष्ट करने वाला कोई संकेत है कि शोमा सेन ने
आतंकवादी गतिविधियों को फंड किया या उसके लिए उन्हें पैसे मिले। उन्हें पैसे मिले हैं यह आरोप केवल थर्ड पार्टी ने लगाए हैं। उनके खिलाफ किसी प्रकार की रसीद नहीं जिससे पता चले कि पैसे जुटाने में उनका हाथ रहा है। उनके प्रतिबंधित माओवादी संगठन से भी जुड़े होने के साक्ष्य नहीं हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी हार्ड डिस्क से डिलीट की हुई ऑडियो और वीडियो फाइल बरामद हुई है, लेकिन इन फाइलों में क्या सामने आया है इसका कोई ठोस प्रमाण कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। केवल यही पता चल रहा है कि कुछ डिलीट किया गया है। तो बताइए, पहली नजर में कोई संकेत तक नहीं, सबूत तो छोड़ दीजिए, कोई संकेत नहीं कि शोमा सेन ने आतंकवादी गतिविधियों को फंड किया और उन्हें 6 साल के लिए जेल में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि शोमा सेन करीब 6 साल से जेल में हैं। वे 66 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं और अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। आदेश में लिखा है कि अदालत मानती है कि किसी भी प्रकार की आतंकी कार्रवाई करने का कोई प्रयास हुआ है, पहली नजर में इसके संकेत नहीं मिलते हैं। अदालत ने यह भी पाया है कि सेन पर आतंक विरोधी धाराएं लगाई गई हैं तो दिखना चाहिए कि एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने का मकसद रहा हो या पहुंचाया गया हो। यही नहीं, ऐसी कार्रवाई के पीछे आतंकी स्ट्राइक का इरादा रहा हो, लोगों में आतंक फैलाने की संभावना रही हो। लेकिन एनआईए ने जो भी सबूत रिकॉर्ड पर लाए हैं उसे देखने के बाद कोर्ट इन आरोपों को मानने से इनकार करती है। अब आप सोचिए, जिसे मन करे उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाओ ताकि बिना जमानत के जेल में सड़ा दो, या फिर आतंक की धारा यूएपीए लगा दो ताकि जमानत ना मिले। 6 साल बाद यह हालत है कि एनआईए के पास दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं। फिर इतने साल तक शोमा सेन की जमानत का विरोध क्यों किया गया? आप एक बात समझिए, मैं क्यों हिंदी के कई अखबारों को रद्दी अखबार कहता हूं। किसी में इस केस के बारे में डिटेल से नहीं बताया जाता है, इसलिए ताकि उसका पाठक कभी समझने के लायक ना रहे, नागरिक बन ही ना सके, झुंड बना रहे केवल धर्म के नाम पर। भीमा कोरेगांव केस में एक और आरोपी हैं रोना विल्सन। जिस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की बात हमने की और कई कार्यक्रमों में की है, उसमें विस्तार से बताया गया है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से कोई हैकर घुस गया। वह रोना विल्सन बनकर 2 साल पत्राचार करता रहा। इससे सामने वाले को लगता था कि रोना ही मैसेज कर रहे हैं। पुणे पुलिस द्वारा उनके लैपटॉप को जब्त किए जाने के बाद उसी हैकर के आईपी एड्रेस से अन्य आरोपियों को फंसाने के लिए वायरस वाले ईमेल भेजे जाते रहे। कथित रूप से एक फेक पत्र तैयार किया गया जिसे रोना ने लिखा होता है और साजिश के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अल्पा शाह ने अपनी किताब में तो और भी खतरनाक बातें कही हैं। उनके आईफोन और लैपटॉप पर पेगासस के निशान मिले थे। पेगासस के सहारे उन पर